Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Now we start example number 6. Before starting this example, you know that if the function is analytic in a simply connected domain and along which you want to find the integral is a closed path, if you want to find the integration of the analytic function along the closed path, remember it, answer always equal to 0. एनालिटिक फंक्शन की इंटीग्रेशन क्लोज पाथ के अलोंग जीरो होती है, नॉन एनालिटिक फंक्शन की जीरो नहीं होती। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, क्रेजिक से भी एग्जांपल है और पेंसी में भी ये एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 6, लेट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी माइनस जी नॉट होल रेज़्ड टू पावर एम वेयर एम इज एन इंटीजर एंड जी नॉट इज अ कांस्टेंट, देन evaluate the integral where c is equal to z minus g naught whole modulus is equal to rho. This is the question and question may be in other form. क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आपको आ सकता है, मैं वो भी दूसरी फॉर्म भी बताती हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि एक फंक्शन गिवन है और वो ये है सी, इस पाथ के अलोंग आपने इंटीग्रेट करना है। एम इंटीजर है, जी नॉट कांस्टेंट। अगर एम इंटीजर है मीन्स एम इज जीरो, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, राइट। इसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं, नेगेटिव भी हैं और जीरो भी हैं। अब ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए, जीरो के लिए ये तो एनालिटिक है। हाँ, जब इसकी वैल्यू एम की -1 होगी तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तब ये जी नॉट पे एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये फंक्शन सब एम के लिए एनालिटिक नहीं है। यहाँ आप डायरेक्ट थ्योरम 1 नहीं लगा सकते, डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। हाउ कैन यू सॉल्व दिस वन? सो वी यूज़ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और सेकंड थ्योरम, राइट। दिस पाथ इज गिवन, मतलब सेंटर ये तो होता ही सर्कल है व्हेन मॉडुलस इज इक्वल टू रो, और आपको मैंने बताया हुआ जी नॉट इज द सेंटर, रो इज़ द रेडियस, इस तरह से। और इसके लिए आपको मैंने एक चीज़ बताई थी ये कि वेन एवर जी इज इक्वल टू ई रेज़्ड टू पावर आयोटा थीटा देन जी मॉडुलस इज इक्वल टू 1 एंड वेन एवर जी इज इक्वल टू आर ई रेज़्ड टू पावर आयोटा थीटा देन जी मॉडुलस इज इक्वल टू आर। मतलब अगर जी मॉडुलस आर है तो आप उसको जी को आर ई आयोटा थीटा लिखते हैं। जो भी मॉडुलस के अंदर है उसे आपने आर ई रेज़्ड टू पावर आयोटा थीटा लिख देना है। अब इधर जो भी मॉडुलस के अंदर है उसे आपने रो ई रेज़्ड टू पावर आयोटा थीटा लिख देना है। तो जी ये आ जाएगा जी नॉट, अब जी क्या आ जाएगा, जी नॉट प्लस दिस वन इज प्लस, राइट, ये प्लस साइन है तो ये आपके पास आ जाता है। ठीक है, अब आप इधर देखें, ये देखें, ये आपके पास पाथ है, इस पाथ से आपने ये निकाला जो मैंने अभी निकाल दिया है। तो जी क्या हो जाएगा, जी नॉट प्लस रो ई रेज़्ड टू पावर आयोटा टी। जी डेरिवेटिव भी आपको फाइंड करना है फॉर थ्योरम 2, जब आप इंटीग्रेशन बाय पाथ करेंगे तो वो आ जाएगी रो ई रेज़्ड टू पावर आयोटा टी की डेरिवेटिव क्या होता है, आयोटा ई रेज़्ड टू पावर आयोटा टी, रो कांस्टेंट है एज इट इज़। तो अब फंक्शन क्या है, यहाँ पे फंक्शन है जी माइनस जी नॉट होल रेज़्ड टू पावर एम है, जी माइनस जी नॉट होल रेज़्ड टू पावर एम है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जी माइनस जी नॉट क्या है, रो ई रेज़्ड टू पावर आयोटा टी, पुट कर दो तो एम ये आ जाएगा आपके पास। जब आप इस फंक्शन में पावर एम लेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा पावर से। अब आपने एम इज़ नॉट इक्वल टू -1, -1 के लिए तो ये नॉन एनालिटिक है। -1 के अलावा देखते हैं क्या आता है, -1 के अलावा देखते हैं कि ये क्या आंसर आपके पास आ रहा है। अगर ये -1 नहीं है तो बाय पाथ यूज़ करेंगे, हम इसको दोनों में बाय पाथ ही यूज़ करके करेंगे। अब -1 अगर नहीं है, -1 है तो क्या आंसर है, -1 नहीं है तो -1 नहीं है मीन्स 0 है, 1 2 3 4 है, -2 है, -3 है, -4 इसके लिए। और आपको पता है लिमिट 0 से 2 पाई और एफ ऑफ जी ऑफ टी, जी डॉट ऑफ टी और डी टी। एफ ऑफ जी ऑफ टी क्या है, ये आपने अभी फाइंड किया, वो लिख दिया। एओटा रो ई रेज़्ड टू पावर एओटा टी आ गया। ये देखें वैल्यूज़ लिख दी हमने, इसकी वैल्यू लिख दी, ये वैल्यू लिख दी, डी टी आ गया। इसको सिंप्लीफाई करो, रो एम रो एम प्लस 1 एओटा इज कांस्टेंट टेक आउटसाइड एंड ई रेज़्ड टू पावर एओटा एम टी एंड ई रेज़्ड टू पावर एओटा टी दैट इज इक्वल टू ई रेज़्ड टू पावर एओटा एम प्लस 1 टी डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करो तो इसके इस ऊपर वाले टर्म का जब इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लेंगे तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एज इट इज़, और जो इसकी पावर है उसकी जब आप डेरिवेटिव लेंगे उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और 2 पाई 0 से 2 पाई आपकी लिमिट है, ऊपर 2 पाई। अब आप करेंगे एम प्लस 1 एओटा कांस्टेंट है, बाहर ले आए, 2 पाई ऊपर भी मल्टीप्लाई और फिर माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे। जब इसको लगाएं कॉज ऑफ 2 पाई एम प्लस 1 प्लस एओटा साइन ऑफ 2 पाई एम प्लस 1 माइनस ई रेज़्ड टू पावर 0 इज 1। अब देखो 2 पाई मल्टीपल ऑफ 2 पाई ऑलवेज इवन, सो कॉज ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 पाई इज इक्वल टू 1, राइट 1 एंड एओटा साइन 0, ये 0 आ जाएगा, नहीं लिखेंगे, -1 1 माइनस 1 0 0 मल्टीप्लाई मीन्स if m is not equal to -1 then answer always equal to 0 and if m is equal to -1 तो जो f of g आपने शुरू में निकाला हुआ है ये चीज़, इसमें आप m में -1 रख दें, पहले ही स्टेप में कर दें ये काम।
-1 रख के फिर उसमें ये रो -1 है, ये रो 1 है, 0 हो जाएगा, रो रेस्ट पर 0 इज़ 1, एओटा बाहर आ जाएगा, ई रेस्ट पर माइनस एओटा टी, ई रेस्ट पर एओटा टी, ई रेस्ट पर माइनस एओटा टी प्लस एओटा टी, ई रेस्ट पर 0, that is again 1, then you get this one. So integration of 1 is t, applying upper lower limit, then you get 2 pi aorta. Means answer of this integral, when m is -1 then answer is 2 pi aorta, when m is not equal to -1 then answer is 0. remember this, ये कई जगहों पे यूज़ होना है। जब भी कभी इस टाइप का इंटीग्रल आए, अगर पावर ये जो अंदर फंक्शन है इसकी पावर -1 हो तो आपने आंसर लिख देना 2 पाई एओटा, और अगर पावर आपके पास -1 के अलावा कुछ हो तो आंसर आपने लिख देना 0। आपका प्रूव इस तरह से भी आ सकता है, आपको ये भी कह सकते हैं प्रूव डैट दिस वन इज गिवन, जस्ट दिस वन इज गिवन एंड हेयर सी इज इक्वल टू दिस वन। आपको ये पार्ट लिख दें वहाँ पे, अगर इस तरह लिख दें कैसे प्रूव करें, तो आपने वही इस बात को ले लेना है, इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिख देनी है, फिर उसके मुताबिक सब कुछ पुट करके ये सारा काम इसी तरह से कर लेना है, ठीक है। अब डिपेंडेंस ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंड कब करता है, अगर एक फंक्शन एनालिटिक है तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं है फिर पाथ पे डिपेंड करता है। पहले पीछे भी आपने इस तरह की एग्जांपल की है जिसमें आप इसके लॉन्ग फाइंड करते हैं इंटीग्रेशन, फिर इसके लॉन्ग करते हैं, फिर इसके लॉन्ग करते हैं, 3 डिफरेंट आंसर आते हैं। अब 0 से यहाँ तक पहुँचने में जो आंसर आया है, और उसके बाद एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये इस तरह जाता है, पहले इसको और फिर इसको, मतलब इन दोनों को प्लस करके भी यहाँ जाया जा सकता है। अगर आप डायरेक्ट जाएं या इधर से जाएं, आंसर तब सेम आएगा जब फंक्शन एनालिटिक है। अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो आंसर इसका आंसर, और अगर इस पास से जाते हैं तो आंसर चेंज आएगा, ठीक है। अब आपने एक बात याद रखनी है, इफ़ द फंक्शन इज एनालिटिक देन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, बट इफ द फंक्शन इज नॉन एनालिटिक then that function not depend upon the अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, अगर फंक्शन नॉन एनालिटिक है तो डिपेंड करेगा। अब इस एग्जांपल से यही प्रूव करना है। अब देखो एक नॉन एनालिटिक एग्जांपल ले रही हूँ मैं, इंटीग्रेट दिस वन, ये फंक्शन x जो होता ही नॉन एनालिटिक है, आप इसे u प्लस योटा भी लिखें, u एक्स आ जाएगा, v 0 आ जाएगा, तो ये कभी भी एक काशी-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा, सो ये एनालिटिक नहीं है। अब इसका आंसर ना कहा अलोंग सी स्टार, पहले इसकी इंटीग्रेशन करें अलोंग सी स्टार मीन्स इस पाथ के लॉन्ग, फिर कहता है इंटीग्रेशन करें अलोंग सी, और सी कंटेन करता है C1 और C2 को, इन दोनों को कंटेन, C जो है ना वो ये पूरा है, मतलब इसमें C1 C2 दोनों आते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन OB डायरेक्ट जो है 2 पॉइंट फॉर्म लगाएं, ये आ जाता है x को t ले लें, y 2t आ जाएगा। अब जो t की वैल्यू वही होगी जो x की वैल्यू है, x लाई बिटवीन 0 to 1, t लाई बिटवीन 0 to 1, जी एक्स प्लस योटा भी, तो जी ऑफ टी क्या हो जाएगा, t प्लस y 2t है तो ये आ जाएगा। अब जो गिवन फंक्शन है f ऑफ जी वो क्या है, वो तो x है, मीन्स वो t है, राइट, ये भी याद रखना, जी डॉट टी क्या आ जाएगा, इधर से निकाल लें। अब ये है आपके पास गिवन फंक्शन x है, x की वैल्यू t है वो लगा दी, फिर साथ जी ऑफ डॉट टी वो लगा दिया, पहले फॉर्मूला बेशक लिख लिया करें। ये देखें यहाँ पे एफ ऑफ जी की वैल्यू निकाल दी हुई है, ये आ जाएगा कांस्टेंट आउटसाइड इंटीग्रेशन, देन यू गेट आंसर दिस वन। ये आंसर आया जब आप 0 से b पे गए। अब हम जाएंगे पहले 0 से a फिर a से b, दोनों को प्लस करेंगे, देखेंगे ये आंसर आता है। क्योंकि फंक्शन एनालिटिक नहीं है ये आंसर नहीं आएगा, पाथ पे डिपेंड करेगा, अगर पाथ चेंज किया आंसर चेंज हो गया। अगर फंक्शन एनालिटिक, द फंक्शन इज एनालिटिक देन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, मीन्स अगर आप यहाँ से जाते या इधर से जाते आंसर सेम आता। जो पिछले एग्जाम्पल है उसमें आप देख लीजिएगा, इधर से जाने में जो आंसर आता है या इन दोनों का जो आंसर आता है उन्हें प्लस करें तो आंसर सेम आएगा उसमें, इसमें नहीं, क्योंकि इसमें नॉन एनालिटिक है। अब ये देखें लॉन्ग सी पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाथ C1 क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, वहाँ पे क्या होगा टी आएगा, एक्स टी है, मतलब एक्स के लॉन्ग एक्स वेरी करेगा, वाई 0 है तो 0 प्लस टी प्लस 0 योटा को टी लिख सकते हैं ना, मैंने डायरेक्ट लिखा है। तो जो एक्स की लिमिट्स हैं वही टी की लिमिट्स हैं, जी डॉट क्या आएगा यहाँ से, जी डॉट टी 1 आ जाएगा। अच्छा जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस ना उसने ये करके भी दिखाया हुआ है, ठीक है, x 1 आ रहा है, इसका मतलब है y इसमें चेंज, दूसरी वाली जो इक्वेशन है, ठीक है। अब आप देखें ये आपके पास क्या आ रहा है, इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या है। अब जो दूसरी है वो y एक्सिस की है, द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द पाथ C2 लेते हैं, ऊपर वाला तो हमने देख लिया, तो वो उसमें अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन से भी वही आना, लेकिन अगर आप उस लाइन में देखें तो उसमें y चेंज
मतलब उसमें y जो x जो है वो चेंज नहीं होता है, x 1 ही रहता है हर जगह, और y चेंज होता है, y को t लिख देते हैं और t लाइज बिटवीन 0 से 2। जो y की वैल्यू है वही t की वैल्यू है। पैरामीट्रिक इक्वेशन से करें तो वो भी, सॉरी 2 पॉइंट फॉर्म से करें तब भी वही आता है। तो जी ऑफ टी आपके पास ये आ जाएगा, जी डॉट ऑफ टी क्या आ जाएगा, जी डॉट ऑफ टी आ जाएगा ओनली एओटा, इसका 0 इसका 1 तो वो एओटा आ जाएगा। एफ ऑफ जी टी क्या रियल ऑफ जी टी है, मीन्स 1 है, इसका जो है वो 1 आता है, उसमें एफ ऑफ जी टी क्या आता है, टी आता है, एफ ऑफ जी टी क्या आता है, वहाँ टी आता है। अब हम यहाँ लगाते हैं वो उस पर इंटीग्रेशन अलॉन्ग सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अलॉन्ग दिस वन प्लस इंटीग्रेशन अलॉन्ग सी टू, इसका ये आंसर आता है टी डॉट, और इसका डेरिवेटिव जो लिया था जी डॉट ऑफ टी वो 1 था, 1 लगा दिया, यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब एफ ऑफ जी इधर क्या आता है, एफ ऑफ जी 1 आता है, और जी डॉट टी क्या आता है, वो एओटा आता है, मैंने वो लिख दिया, डी ऑफ टी सब इधर किया हुआ है। इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर 1/2 + 2 एओटा, मीन्स आंसर वही आया है जो आपने पहले पाथ के लॉन्ग किया, वही नहीं आया, सॉरी आंसर वो नहीं आया, मीन्स अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं था तो आंसर चेंज हो गया। नेक्स्ट एक थ्योरम है जिसकी सिर्फ आपने स्टेटमेंट समझनी है, बाउंड फॉर द एब्सोल्यूट वैल्यू। मेरा ख्याल है ये थ्योरम मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ।